and welcome to our YouTube channel that is known as Clarity Concepts। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इन रियल लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टू नो अबाउट फंडामेंटल राइट। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट? सो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are available to every citizen of the country, irrespective caste, gender, socio-economic status, religion and birth of place। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। क्योंकि ह्यूमन राइट वो राइट होते हैं बेसिकली जो दुनिया में कहीं भी कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसके लिए ये राइट्स अवेलेबल हो। तो अगर हम लोग वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज फंडामेंटल राइट एंड दिस इज ह्यूमन राइट। सो वी कैन से दैट ऑल द फंडामेंटल राइट are not human right, but all the human right are fundamental right। Am I sure? Let's confirm। Actually मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं वो ह्यूमन राइट नहीं होते हैं, गलत बात है। All the fundamental right are human right, but all human rights are not fundamental right। I just improve my mistake। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। So fundamental rights are taken from the Constitution of US and it is enumerated in our Constitution under Article 12 to 35। अगर पार्ट की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में। ओरिजिनली बात करें तो फंडामेंटल राइट्स 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, बट प्रेजेंटली दे आर 6 पार्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो एक पार्ट रिड्यूस हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो कौन सा पार्ट है? एंड दैट पार्ट इज नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी, and which is enumerated, which was enumerated in Article 30। Oh sorry, Article 31। हम इसके बाद देख लेते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट से चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, वो कब बना था? इट वॉज in 1978 under Constitutional Amendment Act of 44। Now हम लोग अब एक एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। From Article 12 to 35। इससे पहले हम लोग आर्टिकल को समझे, मैं थोड़ा एक और आपको चीज बताने जा रहा हूं।
शुरू में मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया all the fundamental rights are available to all the people of the country, but some of the fundamental rights are also available to the non-citizen of India. So let's discuss what are those articles which are available only for Indian citizen and not for the citizen of other country. So fundamental rights that are available for Indian citizen. So article number 15, article number 16, article number 19, article number 29 and article number 30. These are the fundamental rights that is available for Indian citizen only. And the rest of fundamental rights are available to all the people who are inside the country. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 12। थोड़ा हम लोग रफ कर लेते हैं। तो बेहतर रहेगा। आर्टिकल नंबर 12 दैट इज आर्टिकल 12 क्या कहता है? Basically, Article 12 talks about the definition of state. Definition of state. State की परिभाषा बताता है कि state कौन होता है। तो देख लेते हैं कौन होता है state। State की परिभाषा के अंदर ऐसी कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कानून बना दे, that comes under the definition of state. So legislative body, that is parliament or state legislature. Executive body, that is government of India or government of state. Ordinance, which is issued by President of India, and ordinance issued by the governor of any state. इसके साथ साथ हमारा लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और क्या हो सकता है हमारा स्टेट की डेफिनेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल LIC, ONGC, these are also come under the definition of state. अब हम लोग आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं क्योंकि इस आर्टिकल का संबंध इस आर्टिकल से रहेगा। Article number 13 says that any law which is enacted by state, if that law violates any fundamental right, then that law would be null and void. Null and void. To that extent, इस बात को समझना
टू दैट एक्सटेंट। मतलब अगर कोई भी लॉ है और उस लॉ में 3 प्रोविजन दिए गए हैं और 3 प्रोविजन में 2 प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पर्व्यू में आ रही है, बट जो तीसरा पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर प्रोविजन विल बी कैंसल्ड और कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी? वो होगी जुडिशियरी के पास। जुडिशियरी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ दैट इज एनेक्टेड बाय द स्टेट, उसको क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। और अगर उसको लगता है, किसको? जुडिशरी को, कि दैट पर्टिकुलर लॉ इज नॉट वायलेटिंग, देन इट विल बी इलेक्टेड। और अगर उसे लगता है कि दैट पर्टिकुलर लॉ इज वायलेटिंग सम ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द citizen of India, then that particular law will be called unconstitutional. Now, आर्टिकल नंबर 14 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो की लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, काइंडली डाउनलोड इट। So, Article 14 basically talks about the right to equality. So, right to equality हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है that equality before law, equality बिफोर लॉ। क्या मतलब हुआ? कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी लोग बराबर है, नो मैटर व्हाट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर। इफ यू हैव ट्रीटेड सम काइंड ऑफ क्राइम, देन यू विल ट्रीटेड सेम एज पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ द सोसाइटी। Second provision in Article 14, that is known as equal protection of law. Equal protection of law. Now, आर्टिकल नंबर 15 की बात करने जा रहे हैं हम लोग, और इसमें ये प्रोविजन है कि एनी स्टेट would not discriminate any person on the ground of religion, caste, gender, birth of place, race, कि मतलब कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है देन जुडिशियल रिव्यू जिंदाबाद, जुडिशियल रिव्यू लिया जाएगा और उस पर्टिकुलर एक्ट को, लॉ को क्या किया जाएगा? नल एंड वॉइड। अगला एक्ट और अगला आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 16। इस आर्टिकल में साफ साफ ये बोला जाता है कि कोई भी स्टेट, एनी स्टेट will not discriminate any person on the ground of religion, caste, gender, birth of place, race,
ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए, कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए, कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान, नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। So this is all about article number 16. Now, article number 17 we will going to learn. Kindly ignore this. Article number 17, that is all about abolition of untouchability. जो अस्पृश्यता, छुआछूत, उसको एकदम खत्म करता है। अगर कोई पर्सन इस टाइप की प्रैक्टिस को फॉलो करता है, then it is considered as an offense. अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, then that practice is comes under the criminal activity, and then it should be some kind of trial. तो इसको इसलिए लागू किया जाएगा so that there is some kind of equality may be practiced in the society. और अगर ऐसा होगा तो one day we will get equality in terms of fundamental right. Now, आर्टिकल नंबर 18 की हम लोग एक बार नजर फेर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 18 ये बोलता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि को धारण नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सो ये आर्टिकल इसलिए जोड़ा गया ताकि समाज में इक्वालिटी को हम लोग प्राप्त कर सकें। सो हम लोगों ने पढ़ लिया राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। नाउ अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आप इस चीज को रिवीजन कीजिए और इसका पीडीएफ आपको बहुत जल्दी हमारे वीडियो के लिंक पर मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी चीजें लर्न हुई होंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।